गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा सेकेंड स्टडी सेशन है। हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्या एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होता है। एग्रीकल्चर मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाना, और प्लस एनिमल हस्बेंड्री करना, पशुपालन करना। ये दोनों चीज़ें बना के एग्रीकल्चर बनाती है। सेकेंड टर्म थी क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है जब हम एक ही तरीके की फसल बड़े स्केल पर उगाते हैं तो उसको क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। हम अगर ऐसा कि थोड़ी जगह पे हम कुछ और उगाएंगे, थोड़ी जगह पे कुछ और उगाएंगे तो उसको पूरे को हम फसल नहीं बोलेंगे। फसल कब बोलेंगे? जब एक ही चीज़ को हम बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन करेंगे तब हम उसे क्रॉप बोलेंगे। सेकेंड थिंग जो हमने डिस्कस करी कि सीजन्स के हिसाब से क्रॉप कैसे डिवाइडेड है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो बारिश में उगाई जाती है, सोन ड्यूरिंग जून और जुलाई में उगाई जाती है। हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। हार्वेस्ट मतलब उसको कब तक काट दिया जाता है? सितंबर और अक्टूबर तक उसे काट दिया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, कॉटन, ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है। सेकंड थी राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स होता है जो ठंड में उगाई जाती है, सोन ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट मार्च में उसको काट दिया जाता है, मार्च और अप्रैल के बीच में। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी। फिर हमने डिस्कस किया था स्टेप्स, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जो स्टेप्स है कि हम अगर फसल उगाते हैं तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स करनी पड़ेगी। 7 स्टेप्स थी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। उसमें सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना, मिट्टी को तैयार करना। उसके लिए हमें मिट्टी को पलटने की ज़रूरत होती है, टर्न करने की ज़रूरत होती है। और लूजनिंग सॉइल। लूजनिंग मतलब सॉइल को लूज़ करके रखना पड़ता है, उसको ढीला करना पड़ता है। हार्ड सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, क्योंकि जो हार्ड सॉइल होती है, जो कट्ठी होती है, वो फर्टाइल नहीं होती, उपज ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हम उसमें। देयर विल बी नो स्पेस फॉर एयर, वाटर एंड माइक्रोब्स। अगर मिट्टी हार्ड रहेगी तो उसमें माइक्रोब्स और वाटर और एयर में पास करने की कोई स्पेस नहीं होगी। टर्निंग एंड लूजनिंग अलाउज द न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप। और जब हम टर्न करते हैं तब जो अच्छी सॉइल होती है नीचे की, वो ऊपर आती है, जिससे हमारा जो भी हम उगा रहे हैं वो हम अच्छी स्केल पर उगा सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर सॉइल। अब वो कैसे प्रिपेयर करते थे सॉइल? टीलिंग और प्लॉगिंग की मेथड से। प्लॉग किसके लिए यूज़ होता है? लूजनिंग करने के लिए, ढीला करने के लिए। और लेवलर यूज़ होता है कि मिट्टी को अब ढीला कर दिया और पलट दिया तो उसको लेवल में कैसे करना है, तो उसके लिए लेवलर यूज़ होता है। कैन टूल्स बी यूज्ड? येस, टूल्स लाइक प्लॉग, हो एंड ऑल्सो कल्टिवेटर कैन बी यूज्ड। अब हम सेकेंड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेप थी सोइंग। सोइंग मतलब नॉर्मली बीजों को उगाना, जो मोस्टली जून के महीने में। सोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि इसमें हम बीज उगाते हैं, और अगर हम बीज नहीं उगाएंगे तो फिर फसल क्या होगी, क्या उपजेगा। इसलिए सोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सोइंग पहले कैसे किया जाता है कि सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के सीड देखे जाते हैं। सीड्स मतलब होता है बीज, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हम किसान जो हैं वो देखते हैं कि कौन सी क्वालिटी के सीड्स अच्छे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी सीड्स। अब क्वेश्चन आता है कि अब किसान को पता कैसे चलता है कि कौन से अच्छे सीड्स हैं और कौन से बेकार सीड्स हैं। तो हम भी ये पता लगा सकते हैं, अगर हम भी हमारे घर पर कुछ उगा रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सीड्स अच्छे हैं। एक एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी क्या है? टेक ऑल द सीड्स एंड पोर देम इन वाटर। जो भी हमारे पास सीड्स हैं, जो भी हमारे पास बीज हैं, उसको हम लेंगे और एक बड़े से वाटर मतलब एक बड़े से बाउल में किसी में भी हम वाटर भरेंगे और जितने भी सीड्स हमारे पास हैं वो हम उसमें डाल देंगे। द सीड्स विच सिंक आर गुड क्वालिटी सीड्स, वेयर इज दोज विच फ्लोट आर बैड क्वालिटी सीड्स। द सीड्स विच सिंक मतलब
डूब जाना, तो जो सीड्स, जो बीज होंगे वो डूब जाएंगे, वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। मतलब अगर हम उन्हें उगाएंगे तो हमारा अच्छा यील्ड होगा, हमारे खेती अच्छी होगी। और अगर जो सीड ऊपर तैरने लगेंगे, मतलब वो सीड्स बेकार क्वालिटी के सीड्स हैं, अगर हम उन्हें उगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सीड्स अच्छे हैं और कौन से सीड्स अच्छे नहीं हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू सो सीड्स। अब सीड्स अच्छी क्वालिटी और के सीड्स हमने निकाल लिए, अब उससे हम उगाएंगे कैसे। वी नीड टू सो सीड्स एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड इवनली स्पेस। अब हमें उन्हें कैसे उगाना पड़ेगा, हम कैसे भी नहीं उगा सकते। पहले क्या करते थे कि अगर ऐसे ही फेंक दिया करते थे सीड्स को तो कहीं पर भी उग जाते थे, लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हमें अच्छे से सीड्स को अच्छी प्रॉपर डिस्टेंस दूर दूर उगाने पड़ेंगे, एक प्रॉपर इवनली डिस्टेंस में, कि एक उगाया तो उसके बाद एक और उगाया, फिर उसके बाद एक और, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस में उगाने पड़ेंगे। वी नीड टू सो सीड्स एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड एक पर्टिकुलर डेप्थ में, डेप्थ मतलब गहराई, मतलब हम एकदम नीचे भी नहीं उगा सकते, नहीं तो वो बीज ऊपर ही नहीं आ पाएगा। एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है, उसके पर्टिकुलर डेप्थ मतलब एक गहराई एक होती है जिसमें अगर हम सीड्स उगाएंगे तो वो अच्छे से उगेगा, तो उस डेप्थ में ही हमें सीड्स उगाना पड़ेगा। कैन टूल्स भी यूज, तो अगर टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं तो हाँ, एक सीड ड्रिलर करके ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग द सीड्स। एक सीड ड्रिल करके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सोइंग करने के लिए, बीज उगाने के लिए यूज़ कॉमनली करते हैं। तो सोइंग करने के लिए एक ट्रेडिशनल टूल है जो बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। एक फनल जैसा शेप रहता है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो किसान हैं और उनके बीच में एक फनल जैसा, एक छन्नी जैसा होता है वो, जिसमें द सीड्स आर फिल्ड इनटू अ फनल, जिसमें हम सीड्स डाल देते हैं और उसको down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This ends prise into soil and place seeds there. और उसके ज़रिए एक पर्टिकुलर डेप्थ में, एक पर्टिकुलर गहराई में सीड्स डालते जाते हैं, और ये जो बैल आगे बढ़ती जाती है, फिर वो किसान ऐसे सीड्स डालते रहते हैं और वो मिट्टी में जाते रहते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने समय से चलती आ रही है। लेकिन अब मॉडर्न मेथड क्या है, हम मॉडर्न मेथड सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। अब मॉडर्न टेक्निक में सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल ट्रैक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये अच्छे से यूनिफॉर्मली सीड को उगाता है प्रॉपर डिस्टेंस में। प्रॉपर डिस्टेंस मतलब प्रॉपर दूरी में, अच्छी दूरी में, और एक सीड्स को जिस डेप्थ में उगाना चाहिए, जिस गहराई में उगाना चाहिए, उस गहराई में उगाता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। ये इंश्योर करता है कि सीड जो है, बीज जो है, वो मिट्टी से ढक जाए, जिससे बर्ड्स उसका कोई नुकसान, नहीं तो बर्ड्स आके खा सकती है हमारे सीड्स, तो बर्ड्स ऐसे कोई नुकसान नहीं कर सके। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिलर सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। और ये बहुत सारा टाइम एंड कॉस्ट बचाती है, क्योंकि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती, एक इंसान ट्रैक्टर में करके ये कर सकता है। और सेकेंड थिंग, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि जो हमने पहले वाली टेक्निक देखी थी ट्रेडिशनल टूल, उसमें एक सीड जाएंगे और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ये टेक्निक बहुत इफ़िशेंट होती है, क्योंकि ये सीड्स को ओवरक्राउडिंग ऑफ सीड्स प्रिवेंट करती है। इसका मतलब कि एक ही जगह पे अगर बहुत सारे सीड्स डाल देंगे, तो अगर उसमें सीड्स डालेंगे तो प्लांट्स तो उगेंगे, लेकिन अगर प्लांट्स पास में उग जाएंगे तो किसी को भी ठीक से सनलाइट नहीं मिलेगी, किसी को भी ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, और नीचे फैलने की जगह, सॉइल में फैलने की जगह नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अगर हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में सीड्स जाते हैं, जिससे हर प्लांट को, हर पौधे को अच्छे से सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, सनलाइट भी अच्छे से मिलती है और न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिलते हैं।
तो सोइंग वाली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स देखते हैं कि कौन से बीज बहुत अच्छे हैं और उन बीज को कैसे उगाना है, किस टेक्निक से उगाना है। ट्रेडिशनल टूल से उगाते थे जो हमने पढ़ा, लेकिन अब हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं जो अच्छे से ओवर क्राउड नहीं करता है सीड्स को, और हमारी जो फसल होती है वो दूर दूर होती है और सबको अच्छे से सनलाइट मिलती है। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज़ एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये नॉर्मली अगस्त में किया जाता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called miners and fertilizers. माइनर्स और फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं है, बस एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन होता है, हम खाना खाते हैं, वैसे ही कभी कभी जैसे हमें खाने से बहुत सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, तो हम उसकी एक, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको प्रोटीन ठीक से नहीं मिल रहा है या फिर आपको कैल्शियम की कमी है, तो वो हमें वो टैबलेट्स देते हैं जो हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस की कमी हट जाती है। वैसे ही कभी कभी सॉइल में भी सॉइल को भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और जब फार्मर्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सॉइल में डालते हैं, वो किसके रूप में डालते हैं, माइनर्स और फर्टिलाइजर्स के रूप में। Soil supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain area, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. क्या होता है कि सॉइल से ही हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। सॉइल में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन क्या होता है, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी क्रॉप के लिए, हमारी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि फार्मर्स एक के बाद एक सीज़न आया तो उस पर वोली क्रॉप लगाई, एक सीज़न आई खरीफ वाली क्रॉप लगाई, फिर राबी वाला सीज़न आया तो राबी वाली क्रॉप लगाई। तो वो कभी भी लैंड को खाली छोड़ते ही नहीं हैं, जिससे क्या होता है, जब फार्मर्स लैंड में कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यू फसल उगाते रहते हैं, तो वो प्लांट्स सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जैसे कभी कभी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हम अगर ठीक से खाना नहीं खाते, तो वैसे ही सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो सॉइल में न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए फार्मर्स माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐड करते हैं, ताकि सॉइल अच्छी फर्टाइल हो जाए, उपज धरती हो जाए। तो जो प्रोसेस होती है माइनर्स मतलब होता है खाद, ठीक है। तो खाद जो ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं माइनरिंग। क्या बोलते हैं, माइनरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट माइनरिंग रिजल्टिंग वीक प्लांट्स। इम्प्रॉपर मतलब हम ठीक से प्रॉपर तरीके से अगर हम खाद नहीं मिलाएंगे और कम खाद मिलाएंगे, या ज़्यादा खाद मिला देंगे या कम खाद मिला देंगे, एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें मिलाना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी प्लांट्स जो होते हैं, हमारे पौधे जो होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं, वो बहुत नाजुक कमज़ोर होने लग जाते हैं। माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो माइनर्स और फर्टिलाइज़र्स हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों है? तो सॉइल कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड एयर गैप्स। सॉइल में न्यूट्रिशन होता है, और अगर हम उसमें फर्टिलाइज़र्स, और कभी कभी वो न्यूट्रिशन की कमी पड़ जाती है सॉइल में, तो हम जब फर्टिलाइज़र्स और माइनर्स यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को न्यूट्रिशन बनाता है, हेल्दी बनाता है। अब माइनर होता क्या है, माइनर्स क्या होते हैं? डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक प्लांट एनिमल मैटर इज कॉल्ड एज माइनर। माइनर मतलब खाद, माइनर का मतलब होता है खाद। डिपॉजिट्स ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, जैसे हमारी रोज़ सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है, तो वो हमें अलग अलग जो सूखा कचरा अलग बोलती है, और गीला कचरा जो हमारे छिलके निकलते हैं, किसी भी खाने के छिलके, ये सब अलग रखने को बोलती हैं, क्योंकि वो ये माइनर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। माइनर होते खाद बनाने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो प्लांट्स के जो भी
डेड प्लांट्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो जब वो एनिमल्स और प्लांट्स जो डेड जो मर जाते हैं और जो छिलके वगैरह होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और इनको एज अ खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडिंग अर्थवर्म्स टू अ कंपोस्ट पिट इज कॉल्ड एज वेमी कंपोस्ट। वेमी कंपोस्ट क्या होता है कि जब हम अर्थवर्म्स होता है केचुए जब हम एनिमल पीट जैसे गाय का गोबर हो गया, ये जो एनिमल्स की पीठ होती है उसमें जब हम अर्थवर्म्स मिलाते हैं, केचुए मिलाते हैं, तो वो उसको और उपजाऊ बना देती है, खाद को और अच्छा बना देती है। तो जो प्रोसेस होती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अब माइनर्स क्यों अच्छे होते हैं? माइनर्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग इम्प्रूविंग टेक्सचर ऑफ द सॉइल, वो सॉइल का टेक्सचर अच्छा करते हैं। टेक्सचर मतलब होता है कि बनावट, टेक्सचर मतलब होता है बनावट, सॉइल की बनावट अच्छी करते हैं। इंक्रीजिंग एयर गैप्स इन द सॉइल, एयर की जो गैप होती है सॉइल में, जो जगह होती है छोटी छोटी एयर पास होने के लिए, वो उसको अच्छा करते हैं, बढ़ाते हैं। इनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिशन डालते हैं क्योंकि वो तो उसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन डालना। हायर रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल, और जब हम खाद मिलाते हैं मिट्टी में तब जब हम पौधों को पानी देते हैं, हमारी फसल को हम पानी देते हैं, तो वो रिटेंशन मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नहीं तो सनलाइट आती है तो वो एकदम उड़ जाता है पानी, फिर सॉइल में पानी ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन जब हम खाद मिलाते हैं तब उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब सेकेंड चीज़ है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? अ फर्टिलाइजर्स इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, वो हम इंसान नहीं बना सकते, मतलब इंसान ही बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, लेकिन हम फार्मर्स और नॉर्मल लोग नहीं बना सकते। लेकिन माइनर्स जो होता है, खाद जो होती है वो हम भी बना सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स जो फैक्ट्रीज़ में बन के आते हैं वो हम नॉर्मल किसान नहीं बना सकते, वो फैक्ट्रीज़ से बन के आते हैं। फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जैसे अगर आपकी सॉइल टेस्ट होती है, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपकी जब हम उगाते हैं बड़े स्केल पर जब हम खेती करते हैं तब सॉइल को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि वो सॉइल में कोई कमी तो नहीं है। सॉइल का छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसको फिर लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जिसमें जो साइंटिस्ट जो भी लोग होते हैं वो उस पर रिसर्च करते हैं कि ये सॉइल अच्छी है कि नहीं, इसमें किसी न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है। और जब उन्हें पता चलता है कि अरे इसमें पोटेशियम की कमी है, शायद इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो ऐसे वो पता लगाते हैं कि उस सॉइल में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी नहीं है तो ठीक है, माइनर से काम हो जाएगा। और कमी होती है तो फर्टिलाइज़र्स एक पर्टिकुलर, जैसे पोटेशियम होता है, उसमें अलग अलग तरीके के पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फ़र, अमोनियम, यूरिया, ये सब चीज़ें उसमें होती है। तो पता चल जाता है कि हमारी सॉइल को क्या कमी है और हम फर्टिलाइज़र्स डाल के, सही क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स डाल के उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें ये फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते वक्त हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करें। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, एक्सेसिव मतलब होता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ ना करें। जितनी हमारी फसल को ज़रूरत है हम उतने ही फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करेंगे, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स पॉल्यूट द नियर बाय वाटर बॉडीज़। तो वो क्या करते हैं कि एक्सेसिव फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारी आसपास की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर नदियाँ होती है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वो उसको पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। इंस्टेड वी यूज़ माइनर्स इन अ सॉइल टू कीप इट हेल्दी। अगर
पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए फर्टिलाइज़र्स को, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग यही होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइज़र्स और इन सब का यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ खाद से काम किया जाता है। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ज़्यादा फसल नहीं उग पाती, क्योंकि हम उसमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो हमारी फसल ज़्यादा क्वांटिटी में उगती है, क्योंकि हमारी सॉइल को हम अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं। वी कैन तो अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइज़र्स हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं, वी कैन यूज़ माइनर्स, कि हम नॉर्मली खाद का इस्तेमाल करें। सेकेंड होती है वी कैन कीप द लैंड फैलो, हम लैंड को फैलो रख सकते हैं, खाली रख सकते हैं, कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो लैंड होती है वो बंजर ना हो जाए, हमारी खेत बंजर हो जाते हैं कभी कभी, फिर उसमें क्या कुछ भी करो अच्छी फसल नहीं उग पाती। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लैंड को खाली रख सकते हैं कि हमने एक साल के लिए उसमें कुछ नहीं उगाया, तो जो भी सॉइल को जो भी न्यूट्रिशन होता है वो अपने आप न्यूट्रिशन बना लेती है। और तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, उसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सो नेचुरल मेथड होती है, नेचुरल मेथड कि हम फील्ड को फैलो रखें, खाली रखते हैं एक साल के लिए, हम उसमें कुछ ना उगाएं, ताकि वो जो भी न्यूट्रिशन हमारी सॉइल में नहीं है वो अपने आप वो न्यूट्रिशन बना ले। या तो हम कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ईच क्रॉप यूजेस मोर ऑफ सम न्यूट्रिएंट एंड लेस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। जो भी क्रॉप होती है, अलग अलग तरीके की क्रॉप होती है, जैसे सब्जियां अलग होती है, फ्रूट्स की क्रॉप अलग होती है, धान अलग होते हैं, वैसे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। तो किसी क्रॉप्स को कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा लगता है, तो किसी क्रॉप को कोई न्यूट्रिशन कम लगता है। किसी को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे हर क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो हम ये कर सकते हैं कि फार्मर्स चेंज देयर क्रॉप इन एवरी सीजन सो दैट द सॉइल इज़ नॉट डिप्लीटेड ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो हम फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि वो एक साल कोई दूसरी क्रॉप उगाएं जिसमें ज़रूरत हो, दूसरे साल कोई और क्रॉप उगाएं। मतलब हर महीने, हर साल अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाएं, ताकि हमारी न्यूट्रिशन सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। अगर हम एक ही क्रॉप उगाएंगे, तो जैसे किसी क्रॉप को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर हम उसे वही वाली क्रॉप बार बार उगाते जाएंगे तो हमारी सॉइल को नाइट्रोजन की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हमने एक क्रॉप उगाई जिसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, एक क्रॉप उगाई जिसको पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे करके क्रॉप रोटेशन करके हम सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड है मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, समटाइम 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन अ सेम फील्ड। कभी कभी क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक या दो या फिर दो से ज़्यादा एक फार्मिंग लैंड पर एक या दो से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसल उगाई जाती हैं। द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट दे आर सिम्बायोटिक। क्रॉप्स को इस तरीके से उगाया जाता है कि एक लाइन में कोई दूसरी, जैसे कोई दाल उगा दी, एक लाइन में वीट उगा दिए, ऐसे अलग अलग मिक्स क्रॉपिंग की जाती है। हावेवर दिस मेथड्स अलोन आर नॉट इनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लेकिन यही सब मेथड अलोन हेल्प नहीं करती फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें ये सब स्टेप्स पे ध्यान देना चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग हेल्प करती है, लेकिन इतनी हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि थोड़े एक साल के लिए क्रॉप को फैलो रख देना, कुछ उसमें नहीं उगाना। दोनों में फर्टिलाइज़र्स और माइनर्स में डिफरेंस क्या है, हम क्विकली एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है, फर्टिलाइज़र्स इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब ऑर्गेनिक नहीं होता वो, हम ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, इनऑर्गेनिक होता है। माइनर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डक, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज।
और माइनर्स नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब नेचुरली हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं नेचुरली? कैटल डग जो होते हैं, गोबर जो होता है, ह्यूमन वेस्ट जो ह्यूमन का वेस्ट होता है, और जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनसे मिला के खाद बनाई जाती है, जो कि एकदम नेचुरली होता है। फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। माइनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड। माइनर फील्ड में ही, मतलब जो लैंड है हमारी, उसमें ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को। ह्यूमस मतलब एक रिटेंशन कैपेसिटी। माइनर्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन माइनर्स जो होते हैं बहुत सारे ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। फोर्थ है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें पर्टिकुलर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, फॉस्फोरस होती है, पोटेशियम, जो भी ये जो मिनरल्स होते हैं जो चाहिए होते हैं प्लांट को, ये बहुत अच्छी रिच क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। लेकिन माइनर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, इसलिए उनमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। लेकिन माइनर्स सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री होते हैं, केमिकल नहीं होता है इसमें। अब हमने 3 स्टेप्स डिस्कस कर ली। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब 4th स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देना, पौधों को सही तरीके से पानी देना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। जितने लिविंग बीन्स होते हैं सबको वाटर की ज़रूरत होती है। जो भी लिविंग बीन्स होते हैं सबको वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट को भी वाटर की ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ हो सके। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, उनके जो फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं, सीड्स उगते हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट थ्रू रूट्स। रूट्स के द्वारा, रूट्स मतलब जड़ों के द्वारा प्लांट को वाटर मिलता है। अलोंग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट होता है उसमें जो प्लांट होते हैं उसमें 90% तो वाटर ही होता है। और वो वाटर कहाँ से आता है? रूट से आता है। रूट से वाटर लेता है प्लांट्स, जो भी फर्टिलाइज़र्स, मिनरल्स जो भी उसे चाहिए होते हैं, तो वो रूट से ही प्लांट लेता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। आपने देखा होगा जो भी ज़मीन, जैसे राजस्थान में ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पर गर्मी के समय, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जो ड्राई कंडीशंस होती है, जो डेजर्ट्स वाले एरिया होते हैं, जैसे डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ड्राई कंडीशंस में ड्राई जो भी एरियाज़ होते हैं, सूखे वाले जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते, सीड ठीक से उग नहीं पाते। न्यूट्रिएंट्स dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to watered regularly. और जो भी न्यूट्रिशन प्लांट को लगते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होता है, तो हमारी ब्लड के थ्रू हमारे सब बॉडी को खाना मिलता है। हमारी ब्लड, जो भी हमारी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं जिसमें ब्लड है, तो ब्लड के द्वारा जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में। वैसे ही प्लांट्स के न्यूट्रिशन कैसे ट्रांसफ़र होता है? वाटर के द्वारा। वाटर कोई भी न्यूट्रिशन जड़ों से लेकर पूरी प्लांट को न्यूट्रिशन देती है। तो अगर अच्छी ग्रोथ, हमारी प्लांट को अच्छी हमें ग्रोथ कराना है, हमारे प्लांट को हेल्दी रखना है, तो हमें रेगुलरली उन्हें वाटर देना पड़ेगा। रेगुलरली रोज़ हमें उन्हें पानी देना पड़ेगा। The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. Irrigation क्या होता है कि
पौधों को, हमारी क्रॉप्स को, फसल को पानी देना एट डिफरेंट इंटरवल्स मतलब जैसी क्रॉप है उसे उस हिसाब का पानी चाहिए होता है, तो डिफरेंट इंटरवल्स में उसे पानी देना, उसको क्या बोलते हैं, इरीगेशन करना। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब कितना पानी देना है, कितनी बार पानी देना है, डिफरेंट इंटरवल्स मतलब कितनी देर में पानी देना है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, क्रॉप टू क्रॉप मतलब किसी क्रॉप को, किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो किसी को कम चाहिए होता है। सॉइल टू सॉइल, कहीं एरिया की सॉइल बहुत ड्राई होती है तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं एरिया की सॉइल बहुत मॉइस्ट होती है तो उसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। सीज़न टू सीज़न, और सीज़न के हिसाब से हमें पानी कैसे देना है, तो वो सीज़न के हिसाब से भी वरी करता है। जैसे कि समर जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा था, तो गर्मी में हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हमारे घर पे हम पौधे उगाते हैं वो नॉर्मली अगर हम उन्हें पानी नहीं देते, एक भी दिन पानी नहीं देते तो वो सूखने लग जाते हैं। तो वैसे ही समर में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है, 2 या 3 बार देने की ज़रूरत होती है। वाई इज़ इट सो? Could it due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, समर में हम ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, ऐसा इसलिए होता है। इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन जो प्रोसेस होती है, जब कहीं पर भी सनलाइट पड़ती है, पानी पे सनलाइट पड़ती है तो भाप बनती है और भाप के रूप में वो ऊपर जाता रहता है, तो इस जो प्रोसेस होती है इसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में सनलाइट बहुत ज़्यादा कड़क होती है, धूप बहुत ज़्यादा कड़क होती है, जिससे जो भी पानी होता है सॉइल में वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में इवापोरेट होता रहता है। इसीलिए समर में हमें ज़्यादा बार पानी देने की ज़रूरत होती है हमारे प्लांट्स को। अब लास्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो अब इरिगेट हम कैसे करते हैं, इरिगेशन जो पानी लाने के सोर्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस आर वेल्स मतलब होता है कुएं, ट्यूब वेल्स मतलब जो बोरिंग होती है, ग्राउंड नट से जो हम पानी लेते हैं, ग्राउंड से जो पानी लेते हैं वो, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स मतलब नदियाँ, डैम्स एंड कैनल्स, इन सब से हम नॉर्मली पानी लेते हैं इरिगेट करने के लिए। तो नेक्स्ट इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मॉडर्न मेथड्स की अभी कौन सी इरिगेशन की मेथड्स यूज़ करते हैं और पहले कौन सी इरिगेशन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब हम कौन सी मेथड्स यूज़ करते थे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इतना पढ़िए, इतना समझिए, लर्न करिए। थैंक यू।